मित्रों आज दिनांक 2 सितंबर 2020 दिन बुधवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं। सभी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए श्वेता मिश्रा यूट्यूब को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। ये ऑथेंटिक न्यूज़ विद्यार्थी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण एवं हितकारी होती हैं। आज की न्यूज़ कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले इसमें लिखा है, मैं बेरोजगार हूँ, श्वेता मिश्रा। देखिए, ये सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं दे रही, कोई रोजगार नहीं दे रही। सभी विद्यार्थी हल्ला बोल का नारा लगा रहे हैं। सभी कोई बेरोजगार है। सरकार ने 2 करोड़ लोगों को वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, लेकिन 2 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाई है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम चलते हैं। कुछ आज की न्यूज़ इस प्रकार से हैं। सुरक्षा उपायों के साथ जेईई मेन की शुरुआत। जेईई मेंस की शुरुआत हो गई है। परीक्षा टालने के लिए बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे अभ्यर्थी लगे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन परीक्षा नहीं टल पाई थी। सभी लोग कोविड-19 से डरे हुए थे, सहमे हुए थे। देखते हैं आगे कैसे हुई परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 660 परीक्षा केंद्रों में 6 सितंबर तक कराएगी परीक्षा। कोविड-19 महामारी के बीच बचाव एवं सुरक्षा उपायों के साथ इंजीनियरिंग में दाखिले की जेईई मेन मंगलवार को तय समय में शुरू की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 6 सितंबर तक प्रतिदिन 2-2 पालियों में पूरी सावधानी के साथ परीक्षा का आयोजन कराएगी। इसमें देश भर में बने 660 परीक्षा केंद्रों में 8.58 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। पहले दिन एनटीए की तैयारी के चलते परीक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत दर्ज नहीं कराई गई। एनटीए महानिदेशक विनीत जोशी के मुताबिक देश भर में परीक्षा समय से शुरू हुई। कई राज्यों में परीक्षा के केंद्र में छात्र देरी से भी पहुंचे थे, लेकिन पहला दिन होने और मुश्किलों को समझते हुए किसी को भी परीक्षा से रोका नहीं गया। पहली पाली समाप्त होने के बाद दूसरी में 3 घंटे का अंतराल था। इसके चलते परीक्षा केंद्र, कक्षाएं, कंप्यूटर, समस्त अन्य पूरे क्षेत्रों को अच्छे से सैनिटाइज कराने के बाद दूसरी पाली की शुरुआत की गई। जोशी ने पहले दिन सहयोग के लिए परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने साथ ही अभिभावकों को आश्वासन दिया कि बच्चे परीक्षा केंद्र में पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने जेईई मेन की अन्य पालियों और नीट के लिए सहयोग की अपील की। बारकोड से स्कैन हुए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड केंद्रों के बाहर गोल घेरे में अभ्यर्थियों को अपनी बारी का इंतजार किया। हाथ धोने के बाद उन्हें मास्क और दस्ताने दिए गए। इसके बाद कपड़ों और जूतों को सैनिटाइज कराया गया। इस दौरान चारों ओर सैनिटाइजर मशीन सैनिटाइज करती रही। टच फ्री परीक्षा में किसी भी दस्तावेज को हाथ नहीं लगाया गया। बारकोड स्कैनर से एडमिट कार्ड स्कैन हुए। घर से सादे कागज पर अंगूठे का निशान वाला कागज छात्रों ने परीक्षा केंद्रों में जमा किया। इस कागज को भी स्कैनर ने स्कैन किया। जिन छात्रों की हल्की सी भी तबीयत खराब थी, फिर थकान दिखी, उन्हें आइसोलेशन कमरे में परीक्षा का इंतजाम किया गया था। एनटीए मुख्यालय से निगरानी। सभी 660 केंद्रों की निगरानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मुख्यालय से हो रही है। एनटीए महानिदेशक विनीत जोशी समेत अन्य अधिकारी एक केंद्र व कक्षाओं को दिन भर निगरानी करते रहे। जहां कोविड-19 नियम, परीक्षा नियम का पालन नहीं हो रहा था, उनको दिल्ली से सीधे दुरस्त किया गया। परीक्षा केंद्र में 30 छात्रों को एक जैमर और 10,000 से अधिक सीसीटीवी की निगरानी की गई। यह सीसीटीवी को एनटीए मुख्यालय से जोड़ दिया गया था। जेईई नहीं टाल सकते, बाढ़ में फंसे अभ्यर्थी एनटीए के पास जाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेईई मेन परीक्षा टालने से इनकार किया है। हालांकि कोर्ट ने बाढ़ में फंसे होने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं होने पाने वाले अभ्यर्थियों को
परीक्षा के लिए एनटीए के पास जाने के निर्देश दिए हैं। देश भर में मंगलवार को जेईई मेन की परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू हो गई। जस्टिस रवि देशपांडे एंड जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला की खंडपीठ ने कहा, एनटीए को बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे अभ्यर्थियों की मुश्किलों को समझते हुए इनके आवेदन पर 15 दिन के भीतर उचित निर्णय लेना चाहिए। पीठ ने कहा, बाढ़ में कई जिलों का बुरा हाल है, इसमें विद्यार्थियों को कोई दोष नहीं है तो वे इसका खामियाजा क्यों उठाएं। बाढ़ में फंसने के कारण परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाए सभी अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र समन्वयक के जरिए एनटीए को आवेदन देकर दोबारा परीक्षा कराने की अपील कर सकता है। एनटीए इन आवेदनों को जिला कलेक्टर के विचार विमर्श कर 15 दिन के भीतर फैसला लेगी। एनटीए की ओर से पेश सहायक सॉलिसिटर जनरल उल्हास औरंगाबादकर ने पीठ से कहा कि एजेंसी हर उस अभ्यर्थी के आवेदन को संज्ञान में लेगी जो बाढ़ परिवहन समस्याओं के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये है जेईई मेन की परीक्षा शुरू हो गई है जो कि 6 सितंबर तक कराई जानी है और बार कोड से एडमिट कार्ड को स्कैन हुए किसी भी प्रकार के कागजों को छुआ नहीं गया। घर से सादे कागज में थंब स्टैंप लगा के ले जाना था और इसके बाद अलग अलग गोलों में खड़ा करना था। 6 फीट की दूरी में छात्रों को पूरी तरह सैनिटाइज कराया गया। जूते, हाथ, पैर और फिर उन्हें ग्लव्स और मास्क की भी उनके लिए व्यवस्था कराई गई। इसके बाद परीक्षा केंद्र पहुंचकर खत्म हुआ छात्रों का डर। ये भी जेईई मेन परीक्षा देने जो अभ्यर्थी गए थे उनका डर खत्म हो गया है क्योंकि पूरी सुरक्षा के साथ ये एग्ज़ाम हुआ है। जेईई मेंस के बीच 2 सीट की अभ्यर्थियों के बीच की दूरी थी। सभी अभ्यर्थियों को 6 फीट की दूरी के लिए एक वर्गाकार निशान बनाया गया था। अंदर जाते समय सैनिटाइजर दिया गया था और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पूर्णतया थी। 500 भर्ती पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को 15 दिन का समय। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी करने के आदेश के पालन के लिए 15 दिन का और समय दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण को 15 दिन में आदेश का अनुपालन करने अन्यथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, ये 68,500 की खबर है। 68,500 में पुनर्मूल्यांकन हुआ था जिसमें 15 दिन का समय दिया गया है और 15 दिन में आदेशों का पालन करने में व्यक्तिगत रूप से अनिल भूषण को परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण को 15 दिन के में आदेश का अनुपालन करने अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देश दिया गया है। इसमें न्यायमूर्ति वीके बिरला ने अंजना त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। इसमें बार बार अवमानना की याचिका दाखिल 2 बार इसमें अवमानना की याचिका दाखिल की गई, तब जाकर के इसमें पुनः सुनवाई हुई और इसके बाद इसमें पहले से ही कई याचिकाएं दाखिल हैं। सचिव की ओर से एक बार फिर समय की मांग की गई। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सचिव को 15 दिन का परिणाम घोषित करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, 68,500 को हुआ 2.5 साल हो गया, लेकिन पूरी तरह से वह भर्ती भी अभी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, अब अगली खबर में आते हैं। आईटीआई के लिए अब 7 सितंबर तक आवेदन। आईटीआई के फॉर्म से कोरोना काल के चलते आईटीआई में प्रवेश लेने की इस बार ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद लखनऊ द्वारा प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी करते हुए वेबसाइट पर 23 अगस्त तक आवेदन किए जाने के निर्देश थे, लेकिन अंतिम तिथि का संशोधन करते हुए 31 अगस्त रात 12 बजे तक आवेदन करने का समय दिया गया था। लेकिन अपेक्षित आवेदन न मिलने के पर एक बार फिर से आवेदन की तिथि बढ़ाते हुए अब 7 सितंबर रात 12 बजे तक कर दी गई है। तो दोस्तों, ये आईटीआई की खबर है। इसमें 31 अगस्त तक की डेट थी और वो डेट एक्सटेंड करके 7 सितंबर रात 12 बजे तक कर दी गई है। इसके बाद हर साल इसमें ऑफलाइन आवेदन लिए जाते थे, इस बार ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। जिले में राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से शुरू की गई। बताया गया कि जिले में 5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 13 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल
इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, स्विंग टेक्नोलॉजी, डीजल मैकेनिक आदि ट्रेडें उपलब्ध हैं। इसके बाद 14 आयु वर्ग के इच्छुक युवक युवती या कम से कम कक्षा 8 व कक्षा 10 पास में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी गई है। तो दोस्तों इसमें डेट एक्सटेंड कर दी गई है, 31 अगस्त से बढ़ाकर 7 सितंबर तक कर दी गई है। जो भी 14 आयु वर्ग के इच्छुक हों व्यक्ति ITI करने के लिए युवक युवती कम से कम कक्षा 8 कक्षा 10 पास ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ITI का फॉर्म भरने के लिए एक बार फिर डेट एक्सटेंड की गई है। जो भी व्यक्ति इच्छुक हो, जो भी छात्र छात्राएं आवेदन करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ है, नाराज छात्रों ने कुलपति दफ्तर पर जड़ा ताला। तो दोस्तों ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के निलंबन से नाराज छात्र मंगलवार को VC दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए, तो दोस्तों ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से खबर चली है। बाद में चीफ प्रॉक्टर के आश्वासन के बाद हॉस्टल के मुद्दों पर कई दिनों से चल रहा आमरण अनशन समाप्त। तो दोस्तों इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों ने आमरण अनशन किया क्योंकि छात्रों को हॉस्टल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। इसके पहले भी मैं आपको अपने वीडियो में बता चुकी हूं कि छात्र काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हैं, लेकिन छात्रों को हॉस्टल में अनुमति नहीं दी जा रही है। छात्रों को अनुमति तभी दी जाएगी जब परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा, ये वहाँ के VC का कहना है। तो दोस्तों विस्तार से हम खबर को देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 9 छात्रों के निलंबन से नाराज अन्य छात्रों ने मंगलवार को फिर से कुलपति कार्यालय में ताला जड़ दिया है। 2 घंटे तक वहां हंगामा चला। जिला एवं पुलिस प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर RK उपाध्याय ने छात्रों से कहा कि निलंबन तुरंत वापस नहीं लिया तो यह एक प्रक्रिया की तहत ही होगा, इसमें समय लगेगा। निलंबन वापसी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इस पर छात्र मान गए और हॉस्टल के मुद्दे पर DSW कार्यालय के सामने कई दिनों से चल रहा आमरण अनशन भी समाप्त कर दिया गया। छात्र मांग कर रहे हैं कि उन्हें हॉस्टल में रहने की अनुमति दी जाए, हॉस्टल की फीस माफ़ की जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों ही मांगों को पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर छात्रों ने सोमवार को कुलपति चीफ प्रॉक्टर DSW कार्यालय पर ताला जड़ दिया। इस मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 9 छात्रों को निलंबन कर दिया था। इस कार्रवाई में भड़के छात्र मंगलवार को कुलपति कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और दफ्तर में ताला जड़ दिया। इसी बीच मौके पर ACM एवं CO पहुंचे। उन्होंने कुलपति से जाकर बात की और जिसके बाद चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर RK उपाध्याय को वार्ता करने के लिए भेजा गया। चीफ प्रॉक्टर ने कहा कि अब ऑनलाइन परीक्षा होनी है, इसलिए हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। छात्रों को अभी हॉस्टल की फीस नहीं मांगी जा रही है। इस मुद्दे पर अभी कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। जहां तक बात 9 छात्रों के निलंबन की है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत निलंबन वापस पर विचार किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद छात्र वहां से हटने को तैयार हो गए। इसके बाद चीफ प्रॉक्टर ने अनशन स्थल पर जाकर सत्यम कुशवाहा एवं शरद शंकर को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। ये आपको एक फ़ोटो दिख रही है, इसमें ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के VC दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए छात्रों की है। इसमें छात्र हॉस्टल में रहने के लिए की मांग कर रहे थे, हॉस्टल खोले जाने की मांग कर रहे थे, तो उसमें VC ने मना कर दिया था हॉस्टल को खोलने के लिए। और VC का कहना था कि ऑनलाइन परीक्षा होनी है, इसलिए हॉस्टल नहीं खोले जाएंगे और छात्रों से किसी प्रकार की हॉस्टल की फीस भी नहीं ली जाएगी। ये है, और इसमें 9 छात्रों को निलंबित कर दिया गया था इसी मांग के तहत लेकर। तो इसमें VC का कहना है कि एक प्रक्रिया के तहत उन पर विचार किया जाएगा निलंबन वापस करने पर। ये हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित खबर। तो दोस्तों अगली खबर में चलते हैं। UGC नेट के बाद होगी PG अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बार स्नातक अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन परीक्षाएं होनी है। ये देखिए इसमें दिया हुआ है अंतिम वर्ष के स्नातक एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। मंगलवार को किन्हीं कारणों से परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम नहीं जारी किया जा सका, लेकिन परीक्षा 12 सितंबर से शुरू कराए जाने की पूर्णतः तैयारी है। परा स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं UGC नेट के बाद होंगी। जो भी
para स्नातक हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम वाले छात्र हैं तो उनकी परीक्षाएं यूजीसी नेट के बाद ही होंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन बुधवार को परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। 16 से 25 सितंबर तक यूजीसी नेट का आयोजन है। इस परीक्षा में para स्नातक के छात्र शामिल हैं। ऐसे में वे 16 से 25 सितंबर तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में para स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होने के आसार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की तैयारी की 25 सितंबर के बाद पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू कराई जाएं। वहीं स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 12 सितंबर से शुरू होने की तैयारियां चल रही हैं और बुधवार को इस पर कुलपति अपनी अंतिम मुहर लगा सकते हैं। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 4 घंटे तक होगी। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 4 घंटे तक होगी। ये भी मैंने आपको कल एक न्यूज़ में बताया था कि ऑनलाइन परीक्षाओं में 4 घंटे का समय दिया जाना है और कॉपी को स्कैन कर अपलोड होना है। और स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 2 पालियों में होगी। पहले तो स्नातक की परीक्षाएं 4 घंटे में होगी, 2 घंटे में छात्र परीक्षा देंगे, 2 घंटे में कॉपी स्कैन कर अपलोड करना होगा। क्योंकि किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से इसमें 4 घंटे का समय दिया गया है। इसके बाद अगली खबर पर चलते हैं। एसीएफ और आरएफओ के इंटरव्यू में भी छाए रहे प्रणब मुखर्जी। एसीएफ सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2017 के इंटरव्यू में भारत रत्न एवं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी छाए रहे। अभ्यर्थियों को प्रणब मुखर्जी से जुड़े सवालों के जवाब देने पड़े। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू में पहले दिन 84 अभ्यर्थियों को बुलाया था, जिनमें से 69 ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पहले दिन इंटरव्यू में बुलाए गए अभ्यर्थियों से पूर्व राष्ट्रपति से जुड़े सवाल पूछे गए। किसी अभ्यर्थी से पूछा गया कि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब मिला, तो किसी अभ्यर्थी को से सवाल किए गए कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए देश के लिए उनका क्या योगदान रहा। इसके अलावा भारत चीन सीमा पर पिछले कुछ दिनों से बढ़ी हलचल पर भी कई सवाल पूछे गए। इंटरव्यू 2 पालियों में सुबह 10 बजे से और दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया। हालांकि 84 में से 15 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू छोड़ दिया। माना जा रहा है कि कोविड-19 चलते रहने के कारण इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सके। इंटरव्यू 4 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। एसीएफ आरएफओ के 137 पदों पर चयन होना है। इनमें सामान्य चयन के 65 और विशेष चयन के 72 पद शामिल हैं। जनरल कैटेगरी के 65 एवं विशेष कैटेगरी के स्पेशल कैटेगरी के 72 पद शामिल हैं और 137 पदों पर चयन होना है। तो दोस्तों, ये जो अभी एसीएफ व आरएफओ का इंटरव्यू हुआ है, जिसमें पहले दिन प्रणब मुखर्जी से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे गए एवं भारत चीन सीमा पर पिछले कई दिनों पर हलचल पर भी सवाल पूछे गए। तो दोस्तों, इससे हमें इंडिकेट किया जा रहा है आगे आने वाले इंटरव्यू में भी कुछ इसी प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत चीन सीमा से संबंधित और ये प्रणब मुखर्जी से संबंधित और कोविड-19 से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला खबर है, मुख्यमंत्री ने 2 दिन की बंदी का फैसला बदला। सुबह 9 से रात 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी। शनिवार को बाजार खुलेंगे, सिर्फ रविवार को बंदी होगी। बंदी की कुछ खास बातें। रविवार को पूरे प्रदेश में सभी शहरी व ग्रामीण बाजार, गल्ला मंडी एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सभी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान होंगे वो बंद रहेंगे रविवार को। रविवार के अलावा बाकी दिन बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेगी। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी बाजार 7 बजे से खुल करके रात को 10 बजे 11 बजे तक खुली रहती थी, तो इस तरह नहीं खुलेगी। अब बाजार केवल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेगी। सप्ताह के अन्य दिनों वाली साप्ताहिक बंदी भी रविवार को ही रखी जाएगी। जैसे अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जगह जिलों पर अलग अलग दिनों पर साप्ताहिक बंदी रहती थी, तो वह साप्ताहिक बंदी ना हो करके अब केवल रविवार को ही बंदी रखी जाएगी। रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार अब सोमवार से शनिवार के बीच लगाए जाएंगे। रविवार को बंदी रहेगी। जो साप्ताहिक बाजार लगते थे उनको अब सोमवार से शनिवार के बीच ही लगाया जाएगा। सभी धार्मिक स्थल रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जाएंगे। सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सभी जो धार्मिक स्थल हैं वो रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जाएंगे। इसके बाद कारखाने व उद्योग चलते रहेंगे। सब्जी मंडी, फलों की मंडी एवं दुकानें खुलती रहेंगी। इसके बाद आवश्यक सेवाएं एवं चिकित्सीय सेवाएं चालू रहेंगी। डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्ति आ जा सकेंगे। हवाई सेवा, मालवाहक जहाज,
बसें, रेल सेवाएं चालू रहेंगी। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। सभी निर्माण कार्य जारी रहेंगे। हर जिले में मजिस्ट्रेट व पुलिस संयुक्त भ्रमण में रहेगी। 11 जुलाई से हुई थी 2 दिन की बंदी। अब 1 सितंबर से यह सारी बंदियां बंद करके केवल रविवार की बंदी प्रदेश में लागू हुई है। किसी प्रकार की कोई साप्ताहिक बंदी नहीं होगी। किसी भी प्रकार की कोई स्पेशल अलग अलग जिलों में जिस प्रकार बंदी होती थी, कोई बंदी नहीं होगी। सिर्फ रविवार को बंदी होगी और दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही खुल पाएंगी। हर जिले में मजिस्ट्रेट व पुलिस का संयुक्त भ्रमण होगा। ये अनलॉक 4 के तहत शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी जारी रखने का ऐलान किया गया था। हाँ, लेकिन अब फैसला बदल गया है। मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्षों के निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ में कार्यालयों का निरीक्षण करें। 1.5 लाख जांच रोज करने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, अब ये साप्ताहिक बंदी बंद होकर के सिर्फ रविवार को होगी बंदी। तो दोस्तों, अगली खबर में हम चलते हैं। इग्नू में जुलाई सत्र के लिए 15 सितंबर तक आवेदन करें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2020 सत्र में नए और पुराने छात्रों के लिए दाखिला आवेदन की डेट 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसमें पुनः छात्रों को दोबारा अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जबकि नए छात्रों को अपने मनपसंद डिग्री प्रोग्राम में दाखिला आवेदन पत्र भरना पड़ेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चौथी बार आवेदन की तारीख बढ़ाई है। अभी तक 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते थे। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक छात्रों की मांग करने पर आवेदन की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया गया है। छात्रों की मांग थी कि आवेदन की तारीख बढ़ाई जाए, इसलिए 31 अगस्त को से तारीख बढ़ा करके 15 सितंबर तक कर दी गई है। इग्नू की यह डेट चौथी बार बढ़ी है। तो दोस्तों, जिसको इग्नू से संबंधित किसी भी प्रोग्राम में आवेदन करना हो तो वह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। थैंक यू। अगले खबर है आदेश। यूपी में अगले सत्र में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अगले सत्र से चरणबद्ध ढंग से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में कक्षा 1, वर्ष 22-23 में कक्षा 2 व 3, इससे अगले सत्र में 4, 5 और 2024-25 में कक्षा 6, 8 तक में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा। यह जानकारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने दी है। तो दोस्तों, अब बेसिक शिक्षा परिषद में भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। धीरे धीरे करके यह 2024-25 तक पूरा 6 से 8 तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप अपने विचार अवश्य रखा करें। आपके विचार ही हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करिए और शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, फॉलो किया करिए, कमेंट किया करिए और थैंक यू वॉचिंग के लिए। और